बाद क्या हुआ गया था भाई? अभिग्राही पॉइंट डलवाया था। अभिग्राही पॉइंट डलाया था। देखो भाई, संचार तंत्र अपना एक पॉइंट था, है ना। संचार तंत्र में ये अपने 17वें यूनिट का हिस्सा है भाई, है ना। संचार तंत्र होता क्या है? कोई प्रेक्षक है जो आपको सूचना भेज रहा है, बीच में संचार चैनल है, यहाँ पे संचार चैनल है, और संचार चैनल से आगे क्या है? अभिग्राही है। अभिग्राही है। सूचना को भेजने वाला कौन है? प्रेक्षक है। सूचना को भेजने वाला कौन है? प्रेक्षक है। सूचना को जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह तक संचारित कर रहे हैं वो कौन है? संचार चैनल है। और सूचना को जो ग्रहण कर रहा है वो कौन है? अभिग्राही है। जैसे मान लो कि आपने कोई सूचना दी, इस गुड़िया ने वो सूचना सुनी और मुझे वो सूचना सुनाई, तो आप तो कौन हुए? प्रेक्षक हुए। ये गुड़िया कौन हुई? संचार चैनल हुई। और मैं कौन हुआ? अभिग्राही हुआ। तो अपने को तीसरा पॉइंट डालना है इसका, अभिग्राही। अभिग्राही में लिखना है, लिखिए, प्रेक्षक के द्वारा प्रेक्षित सूचना, प्रेक्षक के द्वारा प्रेक्षित सूचना संचार चैनल के माध्यम से जहां तक भेजी जाती है उसे अभिग्राही कहते हैं। उसे अभिग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे अभिग्राही कहते हैं। ठीक है। संचार चैनल का अपन एक डायग्राम बनाएंगे। ये अपना पूरा डायग्राम नहीं है। इसके अलावा भी अपने को यदि मान लो अपन से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा एक क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार कि संचार तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को किस प्रकार का काम करना है? सबसे पहले बनाना है सूचना स्रोत। आप बना लो बेटा इसे साथ साथ मेरे। सूचना स्रोत, सूचना स्रोत जिससे सूचना को उत्पन्न किया गया है वो है बेटा। इससे आगे बात, यहां पे कौन होगा बेटा? बीच में संदेश सिग्नल होंगे। कौन होंगे? संदेश सिग्नल। अब यहां से सूचना किसके पास पहुंचेगी? बताओ। आप लोगों ने पहले प्रेक्षक या प्रेषित्र लिया था, तो यहां पे कौन बैठेंगे? प्रेषित्र साहब बैठेंगे यहां पे, जो सूचना को प्रेषण योग्य बनाएगा, अर्थात उसे कोड प्रदान करेगा। कैसे क्या करेगा? उसको कोड प्रदान करेगा। ठीक है। फिर इससे आगे सूचना किसको दी जाएगी? ये प्रेषित सिग्नलों को दी जाएगी। प्रेषित सिग्नल, या फिर इसको बीच में बना लो आप, प्रेषित सिग्नलों को। प्रेषित सिग्नलों को अपन बीच में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि अपन इसको बॉक्स में ही लिखें, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रेषित सिग्नल। अब यहां से सूचना किसके पास पहुंच गई? प्रेषित ने प्रेषित सिग्नलों को भेज दिया। अब वहां से सूचना किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी?
संचार चैनलों के पास जाएगी। संचार चैनल, इनके पास सूचना पहुंच गई आपने जो दी थी। संचार चैनलों से अभिग्राही सिग्नलों के द्वारा इनको ग्रहण किया जाएगा। बीच में रव या शोर होगा। बीच में कौन होगा यहाँ पे? रव। ये ख नहीं है बेटा, रव है, ये ध्यान रखना आप लोग। रव, दूर दूर थोड़ा लिख लेना, और इसके जस्ट पास में आप लिख लेना शोर, आवाज या इसको डिस्टर्ब करने का सिस्टम। यहां कौन लेगा इस सूचना को? अभिग्राही सिग्नल लेंगे। अभिग्राही सिग्नल लेंगे इसे, और एट लास्ट किसके पास पहुंच जाएगी? आपको जिसके पास भेजनी थी वहां पहुंच जाएगी, अर्थात अभिग्राही के पास पहुंच जाएगी। अगर आप ऐसा यदि डायग्राम बना के आते हो तो इसमें गुंजाइश नहीं रहती टीचर के पास कि वो आपके नंबर काट सके। और ये क्वेश्चन 2016 में और 2018 में पूछा भी जा चुका है, और इस बार इसके पूछे जाने के काफी सारे चांसेस भी हैं। चलो अब अपन पॉइंट डालेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयोग में आने वाली शब्दावली। इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में उपयोग में आने वाली शब्दावली। इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में उपयोग में आने वाली शब्दावली। ये तो बन गया ना बेटा सबका? देखो अपना पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में उपयोग में आने वाली शब्दावली। आने वाली शब्दावली। यहां कुछ डेफिनेशन होंगी बेटा, छोटी छोटी सी, जो आपको याद करनी है 100%, क्योंकि शब्दावली में से एक न एक क्वेश्चन आप लोगों को 100% मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे पहला पॉइंट डालो, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर के बारे में बता सकते हो बेटा आप लोगों को? मैंने इसमें लिखाया भी है, ट्रांसड्यूसर क्या भला है? ऐसा कोई उपकरण जो आपकी द्वारा भेजी गई सूचना को संकेत रूप प्रदान कर देता हो, अर्थात उनको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रेक्षण योग्य बना देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? ट्रांसड्यूसर कहते हो। तो आप लिखें इसमें, ऐसा उपकरण जो हमारे द्वारा भेजी गई सूचना को प्रेक्षण योग्य बनाता हो, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। नंबर 2 डाले बेटा आप, सिग्नल। दूसरा पॉइंट आपको डालना है सिग्नल। सिग्नल प्रेक्षण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में
प्रेक्षण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल अथवा संकेत कहते हैं। सिग्नल अथवा संकेत कहते हैं। नीचे लिखो बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो आप, अनुरूप सिग्नल या अनुरूप संकेत। अनुरूप संकेत या अनुरूप सिग्नल। ऐसे सिग्नल ऐसे सिग्नल जो वोल्टता या धारा के सतत वितरण में काम आते हैं। अर्थात जो अनियमित समय में, सॉरी एक निश्चित समय में करना बेटा, अर्थात जो एक निश्चित समय में एकल मान वाले फलन होते हैं, उन्हें अनुरूप संकेत कहते हैं। और दूसरे लिखोगे बेटा आप, अंकीय सिग्नल या अंकीय संकेत। अंकीय संकेत या अंकीय सिग्नल, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, अंकीय सिग्नल या अंकीय संकेत। या तो 0 के रूप में या फिर 1 के रूप में। जब 0 की वो फ्रीक्वेंसी हो या फिर 0 की वैल्यू हो तब तो निम्न मान होता है इनका, और जब 1 का मान हो तब उच्च स्थिति होती है इनकी। तो आप लिखें, संकेतों का वह रूप जो 0 तथा 1, संकेतों का वह रूप जो 0 तथा 1 दो रूपों में, जो 0 तथा 1 दो रूपों में संचरित होता हो, उसे अंकीय संकेत व्यवस्था कहते हैं। उसे अंकीय संकेत व्यवस्था कहते हैं। इन 0 तथा 1 को निम्न तथा उच्च बिट के नाम से जाना जाता है। भाई 0 हो तब तो निम्न बिट, और जब 1 हो तब उच्च बिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था एक शोर या रव, उसे लिखो, शोर या रव। शोर या रव नंबर 3 है वो, शोर या रव। संकेतों के संचरण में अवांछित परिवर्तनों को, जो अपन नहीं चाह रहे थे लेकिन वो फिर भी हो रहे हैं, अवांछित परिवर्तनों को शोर अथवा रव कहा जाता है। शोर अथवा रव कहा जाता है। नंबर 4,
प्रेक्षक, 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 और इसी के जस्ट ब्रैकेट में आप लिख लो प्रेषित्र भी लिख लो बेटा, क्योंकि एक में ये दो आ जाएंगे। सूचना को, सूचना को भेजने वाला उपकरण, सूचना को भेजने वाला उपकरण प्रेषित्र, प्रेषित्र तथा सूचना को निर्मित करने वाला, तथा सूचना को निर्मित करने वाला प्रेषक कहा जाता है, प्रेषक कहा जाता है। देखो भाई, जो सूचना निर्मित करेगा वो निश्चित रूप से कोई ना कोई या तो ऐसा उपकरण होगा जो सूचना को बनाने में समर्थ हो। जैसे मान लो अपन खुद एक उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने सूचना बोल रहा हूं, है ना, तो आपको प्राप्त हो रही हो, आप उसे राइट कर रहे हो। यदि मैं नहीं बोलूं तो क्या आप राइट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर आपको किसी और उपकरण का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे किसी बुक का सहारा लो, चाहे किसी और चीज का सहारा लो। तो मैं क्या हो गया? प्रेक्षक हो गया। और जिस उपकरण के द्वारा मैं बोल रहा हूं वो क्या हो गया? वो प्रेषित्र हो गया, है ना। तो नेक्स्ट लिखे आप लोग अभिग्राही। नंबर 5 अभिग्राही। कोई अभिग्राही, कोई अभिग्राही वह उपकरण होता है, कोई अभिग्राही वह उपकरण होता है जो प्रेषित्र द्वारा भेजी गई सूचना को, जो प्रेषित्र द्वारा भेजी गई सूचना को प्राप्त करता हो। नंबर 6 है बेटा छीणन या छीणता। छीणन या छीणता। देखो क्या है छीणन या छीणता। भाई देखो, आपके प्रेषित्र ने सूचना को भेजा, प्रेषित्र प्रेषक ने जो उसको सूचना दी थी उसको प्रेषित्र ने भेजा। आपको ये तो है नहीं कि आप वो सामने ही आपके बैठा है, वो हजारों किलोमीटर दूर है आपसे, बीच में सूचना गई। तो बीच में जब ये सूचना जा रही थी, संचार चैनल तक पहुंच रही थी, उस समय इसकी तीव्रता में जो कमी आई है वो क्या है? छीणन या छीणता है। जैसे अपन ग्रामीण परिवेश है सबके सब, अपने टीवी की आज से 5-7 साल पहले की स्थिति आप देखें तो ऐसी मतलब वीडियो वगैरह कुछ ऐसे आते थे कि अपन बस केवल अंदाज लगा पाते थे कि हाँ ये फलाना है। भाई वर्तमान में अपने हर गांव में मतलब अपने घर के छत के ऊपर ही अपने वो लगा लिया, टावर वगैरह जो कुछ भी लगा दिया, सूचनाएं बिल्कुल तटस्थ मिल रही है, साफ साफ। लेकिन उस समय सूचनाएं आपको धुंधली मिलती थी। वो क्या था? वो छीणने या छीणता था। तो लिखें आप लोग, प्रेषित्र के द्वारा भेजी गई सूचना, प्रेषित्र के द्वारा भेजी गई सूचना की तीव्रता में आने वाली कमी, आने वाली कमी को छीणन या छीणता कहते हैं, को छीणन या छीणता कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रवर्धन। नंबर 7 प्रवर्धन। अब ये जो छीणन या छीणता आई है ना, तो बेटा इसको पूरा भी तो करना है। अपने तक बिल्कुल साफ साफ सूचना चाहिए। मान लो अपना चैनल अगर धुंधला आएगा तो अपने चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अपने
द्वारा भेजी जाने वाली सूचना सामने वाले को बिल्कुल साफ मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हम उसको बढ़ा करके लिखें, उसको अपन बढ़ा करके दें ताकि उसको साफ साफ वो सूचना मिल सके। तो आप लिखें इसमें, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में भेजी जाने वाली सूचना की तीव्रता में आने वाली कमी को पूरा करके आगे भेजा जाता है तो इसे प्रवर्धन कहते हैं। एवं उस उपकरण को प्रवर्धक कहते हैं। हम उस उपकरण को क्या कहते हैं बेटा? प्रवर्धक कहते हैं। नेक्स्ट लिखो परास। आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था परास को, कैपिटल आर से डिनोट किया था आपने पिछले साल कि भाई जहां से आपकी सूचना शुरू हुई और जहां आपकी सूचना पहुंची, उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो क्या है? परास है। तो ठीक वही परिभाषा आप काम आएगी आपके। तो लिखें आप, स्रोत तथा अभिग्राही के बीच की लंबाई को जहां तक सूचना को साफ साफ प्राप्त किया जा रहा हो उसे परास कहते हैं। नेक्स्ट लिखो नंबर 9, बैंड चौड़ाई। भाई सारे चैनल आपको एक ही सिग्नल पर तो मिलते नहीं है। अलग अलग सूचना के लिए आपको यदि मान लो पिक्चर देखनी है, या आपको समाचार सुनने हैं, या फिर आपको कोई धारावाहिक देखना है, तो सबके लिए आप लोगों को अलग अलग चैनल यूज करने पड़ते हैं। इन चैनलों के बीच में एक निश्चित परास होती है, एक निश्चित अंतराल होता है। जैसे मान लो आप अलवर एफएम को सुन रहे हो, तो ये 103.3 मेगाहर्ट्ज से 105.3 मेगाहर्ट्ज के बीच है मान लो। तो इस आवृत्ति अर्थात ये F1 हो गया और ये हो गया F2, बीटा बराबर F2 माइनस F1। ये बीटा क्या है बेटा? यहां पे बैंड चौड़ाई है, मतलब वह अंतराल जिसके बीच आपको सूचना प्राप्त हो सके। तो आप लिखें, किसी संकेत को साफ साफ स्पष्ट लिखना बेटा, साफ साफ नहीं, साफ साफ थोड़ा अच्छा से नहीं लिखता। किसी सूचना को या किसी संकेत को स्पष्ट रूप से अभिग्राही तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त आवर्तियों का अंतराल बैंड चौड़ाई कहा जाता है। आप ये लिख लो बेटा, अर्थात बीटा बराबर F2 माइनस F1। आप ये ऊपर वाला तो मत लिख लें, तो एग्जाम्पल एक प्रकार से आप सूत्र लिखो, बीटा बराबर F2 माइनस F1। यहां बीटा क्या है बेटा? बैंड चौड़ाई। अब बेटा अपन लोग लिखेंगे, एक मेन पॉइंट है अपने मॉडुलन और मॉड्यूलेटर वगैरह, इसे अपन लिखेंगे। आप पॉइंट डालो, मॉडुलन
तथा मॉडुलन की आवश्यकता। पहले आप मॉडुलन ही पॉइंट डाल लो बेटा, मॉडुलन। इन डेफिनेशंस को मैं आप लोगों से कल सुनूंगा भाई यहीं पे, ठीक है ना। इस वजह से आप इनको अच्छी प्रकार से याद करके आ जाना, नहीं तो फिर कल मैं आप लोगों को धोऊंगा भी, धुलाई का काम भी करूंगा, क्योंकि घड़ी डिटर्जेंट ले आया हूं मैं। अपना पॉइंट है बेटा मॉडुलन। मॉडुलन देखो, कोई सूचना है जिसको आप भेजना चाह रहे हो और वो कम आवृत्ति वाली है, तो आप अकेली नहीं जा सकती, उसे आपको किसी वाहक तरंग पर लपेट कर भेजना होगा। मान लो ये वाहक तरंग है, इसके ऊपर आपने किसी दूसरी सूचना को इसको लपेट दिया, तो ये अब साफ साफ पहुंच जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच जाएगी सामने वाले के पास, जिसके पास आप उसको भेजना चाह रहे हो। मूल संकेत को वाहक संकेत के ऊपर अध्यारोपित करके या लपेट कर दूसरे स्थान पर प्रेक्षण योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या की जाती है? मॉडुलन की जाती है। और वह उपकरण जिसके द्वारा आप इसे मॉड्यूलेट करते हो उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। आप लिखें इसके बारे में। किसी मूल संकेत को वाहक संकेत के साथ लपेटकर, किसी मूल संकेत को किसी वाहक संकेत के साथ लपेटकर अभिग्राही तक भेजने की प्रक्रिया मॉडुलन कही जाती है। तथा वह तरंग जो इसे लपेट कर लेकर जाती है उसे वाहक तरंग कहते हैं। तो बेटा एक चित्र सा बना लो छोटा सा, ऐसा, जैसे मान लो कि भाई ये तो है आपकी वाहक तरंग, ठीक है, वाहक तरंग, ठीक है, और इसके ऊपर आप इस सूचना को लपेट करके भेजना चाह रहे हो। यह है आपकी मूल तरंग। अब मूल तरंग का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। ए क्या है बेटा यहां पे? आयाम। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसे बना लो फटाक से। जो इसके ऊपर लपेट करके भेजी जा रही वो तो कौन है? मूल तरंग है। और जो लेकर के जा रही है वो क्या है? वो वाहक तरंग है। जैसे मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, आपके पास सामान ज्यादा है ना। अभी मैं किशनगढ़ जाऊंगा, मेरे को वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेके आना है, फिटिंग का, तो उसको ये थोड़ी मैं मेरे खुद के सिर पर लेके आ जाऊंगा, मुझे किसी रिक्शा की आवश्यकता पड़ेगी। तो रिक्शा क्या है? वाहक तरंग है। और जो उसमें पड़ के आएगा सामान वो क्या है? वो मूल तरंग है। और ये प्रक्रिया क्या है? ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है। अच्छा, मॉड्यूलेशन बेटा 3 प्रकार का होता है, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। अब की बार अपने को केवल आयाम मॉड्यूलन पढ़ना है। आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन अपने सिलेबस में से अब की बार के लिए हटा दिया गया है, केवल अब की बार के लिए। तो अपने को आयाम मॉड्यूलन को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। आयाम किसे कहते हैं बता सकते हो मेरे को? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अगर याद नहीं रहने की संभावना हो तो आप लिख लो, कहीं पे ऊपर लिख लो, हाशिए में रह जाएगा, ठीक है, लिखो तो फिर आगे। नीचे तीर का निशान लगाना बेटा, उसमें लिखना। मॉड्यूलेशन में अध्यारोपण की प्रक्रिया
अध्यारोपण की प्रक्रिया का बहुत महत्व होता है। मॉडलिंग की प्रक्रिया में अध्यारोपण की प्रक्रिया का बड़ा महत्व होता है। अच्छा, एक पॉइंट डालो, वी मॉडुलन और डालो बेटा, एक छोटा सा वी मॉडुलन। वी मॉडुलन, अब ये बताओ मॉडुलन क्या था? वाहक तरंग पर मूल तरंग को लपेटना। अब वी मॉडुलन क्या होगा? वाहक तरंग और मूल तरंग को अलग अलग करना, यही तो होगा। तो लिखे हैं वी मॉडुलन में मूल तरंग तथा वाहक तरंग को पृथक्कृत करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहा जाता है। अब बेटा एक काम करो, आप लोग चित्र बना लो। ये देखो आप, ये तो आपके पास कोई हो गई वाहक तरंग इस प्रकार से। ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे, इतना ही बड़ा बना रहे हैं। ये तो कौन सी तरंग हो गई? वाहक तरंग हो गई। वाहक तरंग, ठीक है। इसी पर लपेट कर भेजना है आपको मूल तरंग को। अच्छा, दूसरी अपने पास तरंग हो गई एक ये, इसमें थोड़ा दूर दूर कर लेंगे। ये हो गई मूल तरंग या मूल संकेत, मूल तरंग या मूल संकेत, ठीक है। अब अध्यारोपण की प्रक्रिया कराएंगे। इस पर या इसको इस पर लपेटेंगे। इसे किसको? मूल तरंग को वाहक तरंग पर लपेटना है। तो क्या होगा? मॉडलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी बेटा, इस प्रकार की स्थिति होगी। इसमें लपेट दो। ये मॉड्यूलेटर तरंग हो गई बेटा। आप एक चित्र ये बनाओ, एक ये बनाओ और एक ये बनाओ फटाक से।